अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के राउंड मैचेस मुकम्मल हो गए गुज़श्ता रोज और कई अनएक्सपेक्टेड चीजें भी देखने को मिली। दमादम मस्त कलंदर्स लाहौर कलंदर्स जिस तरीके से स्टार्ट उनका लिया था, जितनी बैलेंस टीम उनकी दिखाई दे रही थी, एंड ऑफ द डे वही उनके साथ हुआ जो पिछले कई सीजन के साथ होता रहा है। वो प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। कराची किंग्स की टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इतनी मजबूत टीम दिखाई नहीं दे रही या फिर अब तक उस तरह यूनिट नहीं बन पा रही है, वो पहुंचने में कामयाब हो गए प्ले ऑफ में। तो फिर कल से प्ले ऑफ का आगाज होगा, जहां पर मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जो उस स्लॉट के लिए खेलेंगी कि एक मैच जीतने के बाद आप सीधे फाइनल में चले जाएंगे। जबकि हारने वाली टीम के लिए भी ऑप्शन मौजूद होगा, क्योंकि इन दोनों ने टॉप 2 पोजीशन पे खत्म किया। जबकि लास्ट पोजीशन दो जो हासिल हुई है वो पेशावर जल्मी और कराची किंग्स को हासिल हुई है। तो कल ये दोनों मैचेस खेले जाएंगे। कराची किंग्स और पेशावर जल्मी की टीमें शाम के मैच में मध्य मुकाबिल होंगी। दिन में मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान का होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान ने पहले 2 स्लॉट हासिल किए। गुज़श्ता रोज भी जो आखिरी राउंड मैच था पीएसएल सीजन 6 का, वो इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें 6 विकेट से फतह हासिल करने में कामयाब हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो कहीं ना कहीं एक आई ओपनर मिल गया होगा थोड़ा बहुत, अगर देखें रिजवान साइड को, और बहुत नीचे से कम बैक करके आ रहे हैं। कराची में ये कहीं भी नहीं थे। अबू धाबी में जाने के बाद उन्होंने टॉप 2 के अंदर जाके फिनिश किया। उनकी बैटिंग भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आई ओपनर मिल जाता है कि भाई अब हम ये वाला मैच लूज कर गए, शायद मुल्तान सुल्तान के लिए ये भी हो। दूसरी जानब कराची किंग्स की टीम भी प्ले ऑफ के अंदर पहुंच गई है। पेशावर जल्मी तो ऑलरेडी क्वालिफाई की हुई थी अपने रन रेट की वजह से। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल की बात कर लें तो 182 फॉर 6 इस वक्त भारत का स्कोर है और 6 विकेटें गंवा दी हैं। विराट कोहली भारत के कप्तान जो कल 44 रन पर नॉट आउट थे, वो इसी स्कोर के ऊपर आज मैदान बदर हो गए। बॉलिंग में अगर बात कर लेते हैं तो जेमिसन ने 3 आउट किए हुए, 2 आउट वैगनर ने किए हुए और 1 आउट बोल्ट ने किया हुआ है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। टेस्ट चैंपियनशिप पे तो और बहुत मजे से बातें करते हैं, क्योंकि इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट को बहुत एंजॉय भी किया इन्होंने अपने कैरियर में। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जबरदस्त एनालिस्ट, एक भरपूर उनका तजिया होता है और न्यूट्रल तजिया होता है, जिसके अंदर वो इम्पार्शल लेके बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नसीम, ऑब्वियसली कल के मैचेस का तो आपने जिक्र किया ही है कि एक्सपेक्टेड था, जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि किसी चांसेस हैं। कराची किंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस मैच को जीतना। कराची किंग्स अपना मैच जीत के फिर तो सारा वो इक्वेशन का सिलसिला ही खत्म हो गया था। कोई रन रेट कोई ऐसी चीज नहीं रह गई थी। और ये भी एक्सपेक्टेड था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची किंग्स के खिलाफ अपनी पूरी टीम तो नहीं खिलाएगी, क्योंकि उनके पास तो कोई चीज ऐसी बाकी नहीं बची थी कि उन्होंने आगे जाना था फर्दर किसी प्ले ऑफ के लिए। तो उन्होंने बेंच पे बैठे हुए तमीम ज्यादातर लड़कों को खिला दिया। दूसरी तरफ आप ये देखें कि कराची किंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक बड़ी खुशाइंद बात यह है कि उसमें दानिश अजीज, जिसको निगलेक्ट किया गया, आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम में भी मुसलसल चांसेस नहीं दिए गए। जहां भी आगे उसने जिस तरह कैमियो इनिंग्स खेली है, उसकी वजह से कराची किंग्स का स्कोर ऐसी जगह पहुंचा जहां उन्होंने डिफेंड कर लिया इसको, वो कि सरफराज ने अच्छी इनिंग खेली। जहां तक दूसरे मैच की आपने बात की, उसमें पेशावर जल्मी और मुल्तान सुल्तान के लिए ऑब्वियसली वो भी एक किस्म की कस्टमरी चीज ही थी, क्योंकि दोनों टीमें ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई हुई थी। मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज होती है कि जैसे आपने कहा कि ये उनके लिए हल्का सा झटका है और उनको जागना चाहिए। लेकिन उनके एक एडवांटेज उनको ये है कि उनको 2 मौके मिलेंगे। अव्वल तो अगर वो मैच जीत जाते हैं अपना प्ले ऑफ का, तो फिर तो फाइनल में चले गए। लेकिन अगर वो हार भी जाते हैं तो उनको नंबर 3 और 4 का जो प्ले ऑफ होगा उसका विनर उनके साथ खेलेगा और उनको एक और मौका मिलेगा कि वो दोबारा फाइनल में खेले। somehow or the other मेरी फीलिंग लग रही है ऐसे, आई एम नॉट श्योर, मे बी ये अजम्पशंस ही हैं कि मैं जो देख रहा हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई इतना बुरा मैच अभी तक पड़ा नहीं। कहीं खुदा ना खास्ता प्ले ऑफ के दोनों मैचेस उनको बुरे ना पड़े, जो नॉर्मली लगता नहीं है जिस तरह की उनकी टीम है।
वरना अगर उनको कोई मैच बुरा नहीं पड़ता तो इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी को मैं फाइनल खेलते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि मुल्तान बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। कराची किंग्स की जो कारकर्दगी थोड़ी सी पैची है, लेकिन यू नेवर नो, अब तो नॉकआउट स्टेजेस वाला सिलसिला आ गया है, तो कोई भी टीम जीत सकती है। तो चारों टीमें भरपूर अंदाज में कोशिश करेंगी कि वो अपने अपने मैचेस जीतें और टॉप पे रहें और फाइनल खेलें। हम भाई इस पे कल बात करेंगे कि आज जो मैचेस खेले जा रहे हैं उसमें किसकी पोजीशन क्या है, क्या करेंगे, कौन पहुंचेगा, कौन जीत सकता है, किसके चांसेस है, ये कल करेंगे। लेकिन अब तक जो हुआ है आज के प्रोग्राम में बात इस पर करेंगे। हम जरा टीमों को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, किस टीम ने कैसा परफॉर्म किया। हम भी स्टार्ट लेते हैं कोयटा ग्लैडिएटर से, पीएसएल की तारीख की सबसे कामयाब की। आपने क्या चीज देखी जो कोयटा ग्लैडिएटर्स डेवलप नहीं हो सकी, एक टीम नहीं बन सकी? देखिए, इसमें नसीम सबसे बड़ी रीजन तो एक तो ये हुई कि अगर आप देखें कि जिस तरीके से कराची लेग में नजर आ रहा था कि एक तो अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ और अच्छी चीजें इनके पास थी, लेकिन सेकंड लेग में इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ क्योंकि परफॉर्मेंस वहां भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। लेकिन सेकंड लेग में ये हुआ कि इनके पास जो रिप्लेसमेंट प्लेयर्स आए थे वो अच्छे आ गए, लेकिन वो थोड़े थोड़े अरसे के लिए अवेलेबल थे। क्रिस गेल आए चले गए, फैफ डुप्लेसी आए वो अनफिट हो गए, रसल आए वो अनफिट हो गए। सो जब इस किस्म के इनको सेटबैक्स हुए तो प्रॉब्ली बेंच के ऊपर इनके बहुत ज्यादा मजबूत खिलाड़ी नहीं बैठे हुए थे जो इतने बड़े जो पावर हिटर्स थे या जो कि गेम चेंजर थे इन T20 फॉर्मेट। उस किस्म का नेमुल बदल इनके पास कोई बेंच पे बैठा हुआ नहीं था। प्लस जिन लोगों के ऊपर ये इन्हिसार कर रहे थे कि वो परफॉर्मेंस करेंगे और वो परफॉर्मेंसेस नहीं हो सकी। आजम खान तकरीबन फेलियर थे इस पूरे उसमें, एक्सेप्ट फॉर सरफराज। अगर आप मुझे बता देंगे कौन सा कोयटा ग्लैडिएटर का ऐसा बैट्समैन है जो नजर आया हो कि वो थ्रेटनिंग है अपनी ऑपोजिशन के लिए और कहीं से भी वो मैच जिता के ले जाएगा। सो ये एस्पेक्ट था। फिर प्लस ये है कि मैं फील करता हूं कि बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे कोई बहुत जबरदस्त कारकर्दगी कोयटा ग्लैडिएटर्स की नजर नहीं आई। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत सोच और विचार का मकाम है आगे, अगर आइंदा इन्होंने फ्यूचर में एक अच्छी टीम उतारनी है। क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि जो भी प्लेयर्स इनके पास मौजूद हैं, जो खासतौर पर जो लोकल प्लेयर्स का जो इनके पास पूल मौजूद है, वो कोई बहुत ज्यादा पावरफुल किस्म का मौजूद नहीं है जो हम ये फील कर सकेंगे ये अपनी टीम को मैच जिता देंगे। सो टोटल इनका इन्हिसार जो है वो फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर ही होता है जो वहां से आते हैं, वो इनको परफॉर्म करके देते हैं। आई थिंक मैं थ्रू आउट देख रहा हूँ कि जब से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जितने भी सीजन्स में हिस्सा लिया है उसमें आई थिंक आउटस्टैंडिंग रहे हैं कप्तान उनके सरफराज। यानी वो बैटिंग भी करते हैं, कप्तानी भी वो अच्छी करते हैं, लेकिन इस दफा जो उनकी जो खास तौर पर बॉलिंग में वो कारकर्दगी नहीं दिखाई उनके बॉलर्स ने जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप देखेंगे असनैन आउट ऑफ कलर थे, आप देखेंगे पैचेस में अच्छी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो बॉलिंग कर रहे थे। फिर बाद में जब उसको भी लेकर आए हसान खान को भी, नवाज भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर सके, हसान को भी लेकर आए, वो भी ऑन एंड ऑफ रहे। तो मेरे अपने नजदीक ये वो रीजंस थे जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। और अब तो आई थिंक उनको बहुत बड़ी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू कम बैक अगेन, जो कि 3 से 4 ऐसे वो टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंची हुई है पीएसएल की और एक आध दफा जीती भी है। तो ये इनके लिए लम्हा फिक्रिया तो है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जाहिद महमूद के बारे में बहुत बात की जाती थी, स्पिनर है, दादू से ताल्लुक रखता है, क्या T20 फॉर्मेट के लिए वो बेहतर बॉलर हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो उनकी परफॉर्मेंस ही देख लेना। आपने उनको मौका दिया तो 36 रन 2 ओवर में दिए उन्होंने। सो वो थ्रेटनिंग जैसे हमें नजर आता है इमरान ताहिर, जैसे हमें नजर आता है शादाब, टू सम एक्सटेंट वो भी अच्छी बॉलिंग शुरू करके, जिस तरह नजर आता है आपको राशिद खान। सो ये आई थिंक मैं तो नहीं समझता कि वो इनको आप कंपेयर कर सकते। प्लस जाहिद का जो एक और एलिमेंट है, ऑब्वियसली बहुत अरसे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो T20 के फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा जो बॉलिंग का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है, उनको तेज बॉलिंग करनी पड़ती है, खास तौर पर कम टाइम देना पड़ता है बैट्समैन को हिटे मारने के लिए, और ना ही ज्यादा मुझे टर्न नजर आई। इत्तेफाक से जिन भी मैचेस में वो खेले
वो बैटिंग के लिए बहुत साजगार थी। तो ऑपोजिशन उनका पूरा फायदा उठाया और मोस्टली मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भी बॉलिंग करानी पड़ गई, जो प्रॉब्लम थोड़ा सा मुश्किल होता है राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए अगर उसके पास अच्छी गुगली ना हो, जो मुझे इसके पास नजर नहीं आई। जाहिद के पास कोई इतनी अच्छी गुगली, ज्यादातर वो फ्लिपर करते हैं या वो लेग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। गुगली उनकी बहुत आराम से समझ में आ जाती है जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो जाहिद अहमद भी इन अ वे आई थिंक जितना हमने हाइप क्रिएट की हुई थी या उसकी हाइप बनी हुई थी उसके मुताबिक तो वो परफॉर्म नहीं कर सके। और भाई एक और भी इम्पोर्टेंट चीज होती है कि टीम को किस तरह लेके चला जाता है। सर विविन रिचर्ड्स का बहुत बड़ा रोल था इस डगआउट के अंदर। अगर जो हमने माजी के अंदर परफॉर्मेंस देखी है, चाहे केविन पीटरसन खेल रहे थे, शेन वॉटसन खेल रहे थे, लेकिन सर विविन रिचर्ड्स का हिमसेल्फ वहां बैठना एक डगआउट के अंदर, और वो किस किस आदमी के साथ कैसे हाथ मार रहे होते थे, उनको लगता ही नहीं था कि सर बैठे हुए, वो बिल्कुल एक हर आदमी के साथ एक टीम मैन बने हुए थे। नंबर 2, नदीम उमर साहब। नदीम उमर साहब की फैमिली, क्योंकि मैंने लड़कों को जाते हुए भी देखा है पिछले 2-4 सीजन के अंदर, मैंने उनको रोते हुए देखा है, लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे कि अगले साल मिलेंगे। यानी उनकी फैमिली अपनी टीम को एक फैमिली मेंबर बना लेती थी, जो इस वक्त कोविड की वजह से नहीं हो सका। उनके वालिद की भी डेथ हो गई थी, वो कोई एक फिजिकल मीटिंग नहीं कर सके अपनी टीम के साथ। एक मोटिवेशनल फैक्टर रहे हैं वो अब तक की क्रिकेट में, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की बात कर लें, उमर एसोसिएट्स की बात कर लें, या क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर लें। इन दोनों शख्सियात का टीम से दूर रहना कितना फर्क डाल गया हारून भाई? देखिए, ये तो मैं ये जरूर फील करता हूँ कि नदीम उमर साहब की बहुत ही जबरदस्त क्वालिटीज हैं कि जिस तरीके से वो टीम को जेल रखते हैं, इकट्ठा रखते हैं और हर वक्त उनके सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन जो मुझे जो एलिमेंट नजर आया, क्योंकि मैं नदीम उमर साहब से कभी बहुत जब भी मुलाकात होती है हमेशा बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं, थोड़ा बहुत क्रिकेट पर डिस्कस भी कर लेते हैं। मुझे सिर्फ ये था कि मैं डे 1 से ये समझ रहा था कि ये ज्यादातर इन्हिसार कर रहे हैं अपने उन क्लब क्रिकेटर्स पे जो इनके साथ साथ खेलते चले आए हैं। मैं टू सम एक्सटेंट जब पहले और दूसरे साल वो कामयाबी मिलती चली गई तो वो उसको कंटिन्यू करते गए, लेकिन साथ साथ जो मैं फील करता था कि जो इनको असेस करना चाहिए था कि क्या यही प्लेयर्स हमें आगे 2-3 सालों में भी काम देंगे या हमें उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उनका पूरे का पूरा निसार हमेशा वो क्योंकि सपोर्ट करते थे अपने क्लब को, और उसके वो तमाम प्लेयर्स बड़ा खुश होते थे, क्योंकि देखे ना अनवर अली एक आध टूर्नामेंट में अच्छा खेले, फिर उसके बाद मुसलसल नाकामियां। इसी तरह असद शफीक को आप देखें, शुरू में लेके आए, वो जब वो नाकाम हुए तो उनको उन्होंने, ये सब उनके उस क्लब का हिस्सा है, यानी पाकिस्तान क्लब जो वो चलाते हैं। तो मेरे नजदीक थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए था जो नदीम साहब ने नहीं किया। सेटबैक उनको है, अल्लाह गरीब रहमत करे, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और वो इतना इंटरेस्ट और इतना वो बीच में इन्वॉल्व नहीं है जो कि जिसका एक फर्क पड़ सकता है। लेकिन आई थिंक अगर वो नहीं थे तो उससे पहले भी तो टीम जो थी, अगर ये डगआउट में भी तो नहीं बैठते थे, लेकिन ये जहां भी होते थे वहां पर मौजूद तो होते थे। लेकिन जो टीम का जो थिंक टैंक है, बेसिकली तो टीम को वही चला रहा था ना। इनकी तो बेसिकली मॉरल सपोर्ट, फैमिली की मॉरल सपोर्ट, ये सारी चीजें मौजूद थी और जिसकी वजह से वो ख्याल भी रखते थे इन सारी चीजों का। लेकिन फिर आप कोविड की सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें कि प्रॉब्लम्स हुई, टीम के मेंबर्स पूरी तरह नहीं आ सके। फिर आपने जो दूसरा जिक्र किया सर विविन रिचर्ड्स का, आई थिंक किसी भी बड़े प्लेयर का वहां मौजूद होना और खास तौर पर विविन रिचर्ड जैसे प्लेयर का वहां मौजूद होना, उन तमाम प्लेयर्स के लिए जो उनके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है। तो एक तो वो उसको इम्प्रेस करने के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंसेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ ये समझूं कि सिर्फ उनके बैठने से परफॉर्मेंस बेहतर हुई तो ये नहीं। जब तक कि मुझ में पैशन नहीं होगा एज ए प्लेयर कि मैं अपनी टीम को जिताने में कोई किरदार अदा करूं, मैं सिर्फ ये देखे कि विविन रिचर्ड्स वहां बैठे हुए हैं तो मैं कुछ कर दूंगा, तो मैं तो समझता हूं कि ये नहीं हो सकता। क्योंकि आपने तो अपनी स्किल्स के जरिए जो आपके मेंटोर में बैठे हुए विविन रिचर्ड साहब और नदीम उमर जो कि ओनर हैं इस फ्रेंचाइज के, तो आपने तो जब मैदान में अपनी परफॉर्मेंसेस से इनको मुतासर करना है ना। वो आपको पेप टॉक देते होंगे, आपको बहुत सारी चीजें बताते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब आप मैदान में चले जाते हैं तो उसके बाद तो फिर आपने ही मुकाबला करना होता है अपने ओपोनेंट से।
और जो हमने देखा कि वो इस दफा बहुत पुअर था, फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत पुअर था। आई थिंक वो जो प्लानिंग के साथ सरफराज अपने बॉलर से चाहते थे कि वो बॉलिंग करे, वो नहीं हो सकी। तो आई थिंक हमें जो इनसाइड द ग्राउंड जो अवामिल थे, उनका ज्यादा मुझे रोल नजर आता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की स्कोर परफॉर्मेंस। बिल्कुल ठीक है अरुण भाई, हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स पर डिटेल से बात की। इसकी वजह ये भी थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स आज की तारीख तक भी बात कर लेता हूं तो मैचेस जीतने के रेशो अगर देखा जाए तो उनका सबसे ज्यादा दिखाई देता है। उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ बहुत अच्छा था, लेकिन सीजन 6 उनके लिए डिजास्टर साबित हुआ। वो बिल्कुल किसी लम्हे भी संभलते हुए दिखाई नहीं दिए। वो कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। स्टार्ट से जो उनका हुआ था वो उसके बाद से कंटिन्यू रहा और वो एंड ऑफ द डे जाके भी आखिरी नंबर पर फिनिश करके गए। PSL 6 की 6 नंबर की टीम जाके वो बने। लेकिन नदीम उमर साहब ने जब हार नहीं हुए थे उस वक्त भी जो है वो एक अपने फैंस के लिए एक पैगाम ट्विटर पे दिया था और उसको एडमिट किया था कि मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, नेक्स्ट ईयर हमारी टीम चेंज होगी। वो कैसे चेंज होती है ये हम देखेंगे। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं और भाई ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर लाहौर कलंदर्स की फॉर्च्यून कैसे चेंज होंगी, लाहौर कलंदर कैसे चेंज होंगे, ये बात करते हैं जरा एक ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज हम उन टीमों पे बात नहीं कर रहे कि जो प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है, आज हम बात कर रहे हैं जो प्ले ऑफ में नहीं पहुंची, उन टीमों पे हम कल अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो फिर ब्रेक के बाद बात करते हैं दमादम मस्त कलंदर पे। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उन टीम्स पे PSL सीजन 6 की के जो प्ले ऑफ में नहीं पहुंच सकी। हम बात नहीं करेंगे पेशावर जलमी पे, इस्लामाबाद यूनाइटेड पे, मुल्तान सुल्तान्स पे या फिर कराची किंग्स पे। हम बात कर रहे हैं, जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हारून रशीद साहब ने बहुत डिटेल में बात की कि क्या वजूहात दिखाई दी, कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर सकी। अब जरा बात कर लेते हैं दमादम मस्त कलंदर लाहौर कलंदर्स पे। और भाई पिछले अगर एक पिछले संडे की मैं बात कर लेता हूं तो लाहौर की टीम पॉइंट टेबल पर नंबर 1 थी। इस संडे को बाहर हो गई। तो ये संडे के संडे इतनी बड़ी चेंजेस लाहौर कलंदर्स की गेम में कैसे आ जाती हैं? और जो स्टार्ट उनका था आज तक हम वैसे ही तकरीबन देख रहे हैं। देखिए, अगर आप लाहौर कलंदर को अगर देखें थ्रू आउट जब से PSL शुरू हुआ है तो कभी भी वो कन्विंसिंग टीम नहीं लगी। अगर आप उनकी मुसलसल परफॉर्मेंसेस उठा के देखें तो परफॉर्मेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिवाय एक जिसमें इन्होंने उम्दा कारकर्दगी दिखा के ऐसे फील दिया था कि जैसे ये टीम बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही वेल नेट है, बावजूद उसके कि ये वाहिद फ्रेंचाइज है कि जिन्होंने अपनी एकेडमी बनाई हुई है जहां पर ये ट्रेनिंग करते हैं। इनके तमाम के तमाम वो लड़के जो PSL का हिस्सा होते हैं टीम का, वो वहां पर मुसलसल प्रैक्टिस करते हैं और एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि बहुत कम टूटता है। ये वो टीम थी और उसका स्टार्ट आप देख लें जो फर्स्ट लेग में कराची में इन्होंने किया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग था। तो ऐसे लग रहा था कि ये इसमें इस PSL 6 में भी बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाएंगे। द मोमेंट PSL बंद होता है कराची में और उसके बाद सेकंड लेग जब शुरू होता है अबू धाबी में, तो somehow or the other वो तमाम का तमाम जो टच था जिसकी वजह से जीतते चले आ रहे थे, वो हमें अबू धाबी के तमाम मैचेस में बिल्कुल भी नजर नहीं आया। अब मुझे फीलिंग ये होती है कि मे बी उनके जहन में ये आता रहा कि कोई बात नहीं, एक मैच बुरा हुआ है अगला मैच पकड़ लेंगे, एक मैच बुरा हुआ है अगला मैच पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता। आपको हर मैच में इसको सीरियसली लेना पड़ता है और वो तमाम चीजें जो आप देखते हैं कि पिछले मैच में खामियां हुई हैं उसको आप करें। फिर दूसरा ये हुआ कि अगर आपको याद होगा कि सुहेल अख्तर के अलावा मुझे टीम में कोई ऐसा बैट्समैन शुरू में नजर नहीं आया है अबू धाबी के उसमें जिसने कुछ रन किए। उसने भी 30-40 रन करने के बाद ऑल ऑफ अ सडन उसके ऊपर भी स्लंप आया और वो उसके बाद उसकी वो ओपन जाना शुरू हो गए हुए थे और वहां उनकी परफॉर्मेंस नहीं। देन जो उनका जो रियल सेंस में मैच विनर थे वो बेन डंक, जिन्होंने बहुत दफा इनको बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के मैचेस जिताए, वो इस दफा बिल्कुल ही आउट ऑफ सॉर्ट हो गए। वो कि इनको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस मिला था जिसमें जो टिम डेविड और फॉकलर के आने से एक जो वो अपना जो कंट्रीब्यूशन दे रहे थे वो रियल सेंस में आई थिंक वो मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन में तब्दील होना चाहिए था अगर इनके दूसरे प्लेयर्स उनको साथ देते।
अब आप देखेंगे, मुझे बताएं कि कहाँ कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टारगेट इनको चेस करना पड़ा। बेसिकली इनको जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है लाहौर कलंदर को, वो इनकी बैटिंग की वजह से हुई है। इनकी बैटिंग 86 पर 2 चेस कर रहे हैं 140 150 रन, और वो 17 रन के ऊपर अपनी 7 विकेट गिरा देती है, या 14 रन के ऊपर अपनी 7 विकेट गिरा देती है। देन अगेन जो सेकंड मैच में चेस करना है 160 प्लस, उसमें भी ऐसे लगा कि 87 पे टीम आउट हो जाती है। सो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बहुत ज्यादा वीक नजर आए, क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं T20 में आप 160 150 रन ही चेस करेंगे ना, और 150 और 160 पर अगर आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो बहुत कम होगा कि कोई पिच इतनी खराब होगी कि आप किसी टीम को 120 रन पे या किसी टीम को 130 रन पे आउट कर लेंगे पहले बॉलिंग करते हुए। देन इन्होंने बावजूद इसके कि जब आप देख रहे हैं कि आपकी बैटिंग चेज नहीं कर रही, आपने अपनी स्ट्रेटेजी में तब्दीली नहीं लेके आए। आपने वही रखा कि नहीं जी, टॉस जीतना है और अगली टीम को बस हमने बैटिंग करानी है, सेकंड बैटिंग में ही जीते। सो यहाँ थोड़ा सा जो मुझे इनकी स्ट्रेटेजी थी, जो प्लानिंग थी, उसमें थोड़ा सा ये फ्लॉ नजर आया कि बाजा होता ही है। देखे ना, अगर आपसे सेकंड टाइम बैटिंग नहीं हो रही तो आप छोड़े उस प्रेशर को लेने का, क्योंकि आप देख लेंगे आपके बैट्समैन जो है वो प्रेशर नहीं ले रहे, तो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेना, क्योंकि उस वक्त तो बैटिंग के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। और उसके बाद आपने की मैच में, जो कि की मैच था जिसको आपने जीतना था, उसमें हमने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दी। आपने जो इनफॉर्म बैट्समैन थे जो आपको रन्स करके दे रहे थे, आपने उनको उन्हीं नंबर्स पे खिलाया जहां वो खेल रहे थे। यानी कहीं ये नहीं कोशिश की कि अगर ऊपर टॉप ऑर्डर आपका अगर रन्स नहीं कर रहा तो मैं टिम डेविड को नंबर 3 ले आऊं, या मैं ये टिम डेविड को नंबर 4 पे भेज दूं, या मैं फॉक्टर को 5 नंबर पे ले रहा हूं, बिकॉज ले आऊं ताकि मैं उसको, ये हिटे मार रहा है और उसकी जो है बल्ले पे आ रही है बॉल। आप देखें ना, होता ही क्या है, कॉन्फिडेंस कहाँ आप देखते हैं, आप उठा के देख लेंगे कि अगर मैं इंग्लैंड की मिसाल दूं तो आपको याद है कि जोनी वेस्टो जो थे वो नीचे 7वें या 8वें नंबर पे बैटिंग करते थे, जो उनके बैट्समैन थे। द मोमेंट उन्होंने रन करने शुरू किए, वो उनको ओपन ले गए। सो ये वो चीजें होती हैं जिसमें आप देखते हैं कि आपका जो इस वक्त जो आपके सामने जो आपके रिसोर्सेज हैं, इसमें कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो आपको इस वक्त काम करके दे रहा है। देखिए ना, फॉर्म तो वापस आ जाएगी। सुहेल की हो सकता है अगर वो नीचे जाते तो उनकी फॉर्म आ जाती वापस। फखर जमान ऑब्वियसली वो तो बहुत ज्यादा ऊपर से चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे, वो बिल्कुल ही मैं तो हैरान हूं कि फन ने इस PSL में इसका फायदा क्यों नहीं उठाया सेकंड लेग का, जो कि अबू धाबी में हो रही थी। तो वो मेरे अपने नजदीक ये वो सेटबैक जो इनको भी, देन आप देखेंगे सबसे जो क्रूशियल फैक्टर था लाहौर कलंदर का, वो उनकी फील्डिंग थी। आप मुझे देखिए जितने कैचेस उन्होंने ऐसे की मोमेंट्स पे उन्होंने वो कैचेस छोड़े हैं कि उन कैचेस की वजह से एक नुकसान हुआ, बाबर आजम को आपने कैच छोड़ते हैं, वो आपको अपनी टीम को मैच जिता के ले जाता है, इतना कंट्रीब्यूशन दे देता है कि वो स्कोर जो है 150-60 या 160-70 पे लग जाता है, और वो इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने स्कोर को डिफेंड कर सकते। सो ये वो एलिमेंट्स होते हैं कि जब आप देख रहे होते हैं कि इस किस्म की जो खामियां हो रही हैं, खला पैदा हो रहा है, आपको उसको किस तरीके से पुल करना है। इस वक्त जो मैं एक और थोड़ा सा मैं हैरान हुआ, हालांकि आकिब के साथ मैंने बहुत काम किया है, बड़ा श्रूड वो कोच है। मैं उसके साथ पाकिस्तान A टीम के साथ भी बहुत दफा गया हूँ एज मैनेजर, और मैं उसको एकेडमी में भी काम करते हुए देखा। यू नो, इज अ गुड थिंकर। लेकिन मैंने इस दफा देखा कि वो ऐसे, मैंने वही कहा ना कि उनको ये था कि कोई बात नहीं यार, एक मैच बुरा हुआ दूसरा हो जाएगा ठीक, तीसरा हो जाएगा ठीक। सो उसी में वो मुझे लगता है कि उस मोमेंटम में ही वो इंतजार करते करते रह गए और उनकी टीम जो है वो हार गई। वरना मैं तो फील करता हूँ कि ये इनकी थिंकिंग में और इनके जो पोजीशन नहीं था कैप्टन और कोच में कि किस तरीके से टीम को लेके चल। अरुण भाई, अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट देख लेते हैं कलंदर्स का, तो सबसे तगड़ा आउटफिट दिखाई देता है। शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, जेम्स फॉकनर, हारिस रऊफ, जो भी दरमियान में आके जो भी बॉलिंग करते हैं, कभी अहमद दानियाल को उन्होंने शामिल किया। मकसद है कि बॉलिंग लाइनअप सबसे बेहतर, बैटिंग लाइनअप में हफीज और फखर का रन्स ना करना, उनका मुसलसल नाकाम रहना, सबसे बड़ा नुकसान शायद इनका ये हुआ। दूसरा, ये कुछ आपको ओवर कॉन्फिडेंट लगे कि हम तो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता था कि जैसे दमादम मस्त कलंदर करने ग्राउंड के अंदर आ गए, बस अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, मार के चले जाएंगे मैदान में, जो आएगा उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। इवन के 20 रन पर 5 आउट कर लेते हैं आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उसके बाद आप 165 बनवा देते हैं, फिर 86 पर 2, जैसे आपने अभी बात की, दूसरी विकेट गिरती है, आप वो टारगेट चेस नहीं करते।
ऐसा लगता है किसी फ्रेम ऑफ माइंड में वो चल रहे थे कि यार ये तो ट्रॉफी है ही अपनी। एक हमारे साफी दोस्त का मुझे जुमला याद है, वो बात कर रहे थे एक चैनल के ऊपर, उन्होंने कहा कहने लगे कि जब वो इस्लामाबाद से आ रहे फिर कोयटा से आ रहे, उन्होंने कहा कहने लगे अब उन्होंने इस्लामाबाद को भी खुश कर दिया, अब उन्होंने कोयटा को भी खुश कर दिया, अब बस ट्रॉफी कलंदर्स की है। तो मैं वो जुमला सुन के मैं बड़ा उस वक्त मुस्कुराहट हुई थी, पता चला कि पिछले इतवार को नंबर 1 थे, इस इतवार को बिल्कुल बाहर हो गए। और भाई ये ओवर कॉन्फिडेंट लगे आपको? देखिए नसीम, ये जो आपने ओवर कॉन्फिडेंस की बात की ना, तो अगर आप उसको दूसरी तरफ देखें, जो मैं अपने ये बात कर रहा था, जो कैजुअल अप्रोच की मैं बात कर रहा था कि जी हम कल पकड़ लेंगे, हम परसों पकड़ लेंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की ही तो निशानी थी कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि बस ठीक है यार, कोई एक मैच खराब हो गया, हम आगे देख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। सो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, जैसे आप बात कर रहे हो, आप मुझे ये बताएं ना कि जब आप एज ए कोहेसिव यूनिट, आप वो तमाम, क्योंकि 3 मेन डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको एक्सेल करना होता है ना। नंबर 1 क्या, आपका बैटिंग डिपार्टमेंट आपको इतने रन्स करके दे देंगे जी, आपके बॉलर्स जो है उसको डिफेंड कर सकें, या आपके बॉलर्स पहले बॉलिंग करते हुए अगली टीम को जल्दी आउट करके अपने बैट्समैन को मौका दें कि यार ये इजी टारगेट है, इसको अचीव करें। फिर फील्ड में आपकी वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, जिसमें आप रन्स को बचाते हैं, जिसमें आप अच्छे आउटस्टैंडिंग कैचेस कर जाते हैं, आप उठा के देख लें कि इनके जितने भी जो प्रॉब्लम्स आए हैं, उनके ड्रॉप कैचेस की वजह से ज्यादा हुए हैं, जो जिसकी वजह से आ रहे हैं। जहां तक आप कह रहे हैं इन्होंने खुश तो कर दिया सबको, लाहौर कलंदर ने सबको ही खुश कर दिया ना, जो 4 टीमें इस वक्त टॉप में मौजूद हैं, इनको खुश कर दिया है ना, क्योंकि जब भी इनके खिलाफ इनके ये मैचेस खेले हैं तो अपनी खामियों से हारे हैं, ना ये कि उन्होंने इनसे मैच जीता है। आपने तो खुद ही देखा जाए तो, अगर मैं जो आम इस्तेलाह में हम इस्तेमाल करते हैं कि प्लेट में रख के मैच दे दिया, क्योंकि आपकी जो जिस तरह की क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, अब अगर आपके जिनके ऊपर आपने तकिया किया हुआ है, अगर वो आपको कंट्रीब्यूट करके ना दे, तो इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना। भाई फखर जमान एक आध तो मैच विनिंग इनिंग खेलते, हफीज एक आध तो मैच विनिंग इनिंग खेलते, ताकि वो जो एक टीम देखे ना, पहले क्यों जीत रहे थे, इससे पहले वाले टूर्नामेंट में जिसमें ये लोग नंबर 1 भी हुए, सब कुछ हुआ, इसलिए जीत रहे थे कि यही फखर जमान, यही हफीज, और वही, ठीक है, वो वीजे वगैरह वो जो थे वो नहीं आ सके टीम में, उसके वजह से जो भी अच्छा रिप्लेसमेंट था। टिम डेविड इक्वल टू वीजे था, कम तो नहीं था, बहुत परफॉर्म किया उसने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टिम डेविड जो है वो उसने उसको उसके हिसाब से रिप्लेस किया, लेकिन आप देखें ना, वीजे के होते हुए ये जो की बैट्समैन जिसका मैंने जिक्र किया, हफीज और फखर जमान, ये कंट्रीब्यूट करते थे ना, ये भी तो कंट्रीब्यूट करते थे, ऐसा तो नहीं था कि ये नहीं करते थे। अब ये है कि वो नीचे लेवल पे आके निचले ऑर्डर्स में टिम डेविड कुछ रन कर रहे हैं और फॉकनर कर रहे हैं, और टॉप ऑर्डर जिसका काम ही यही है कि उसको 20 ओवर्स मिलते हैं, देखे ना, 1 2 3 एंड 4, ये वो 4 प्लेयर्स हैं जिनको मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर मिलते हैं बैटिंग करने के लिए। लेकिन नीचे आने वालों को तो 4 ओवर मिलेंगे, 5 ओवर मिलेंगे, 6 ओवर मिलेंगे, तो उन 3-4 ओवरों में तो वो हिट ही मारेंगे ना। तो आई थिंक उसमें तो उन्होंने तो अपना रोल ठीक प्ले किया, लेकिन जो टॉप ऑर्डर थी, जिसमें हफीज है, जिसमें फखर जमान है, उनकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो थी, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स हुई और वो संभल नहीं सके। और दूसरी तरफ ये इन चीजों को देखते हुए वो सही वक्त में वो कदम नहीं उठाए गए, जिसमें ये कि कोई रेमेडी या कोई ऐसी चीज की जाती कि भाई कोई चेंज कर दिया होता, कोई ऐसी चीज कि चलो यार ये नहीं चल रहा तो हम इसको इस कॉम्बिनेशन को अपना लेते हैं। तो मेरे अपने नजदीक दूसरा एक उनका जो एक बॉलर था दिलबर, आई थिंक वो मुझे नहीं समझ में आया, मुझे तो खैर पता नहीं कि वो अनफिट था या क्या था। कंट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी रही हुई पिछले दिनों में, वो नहीं खेला है इस दफा पीएस। हाँ, दिलबर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी अरुण भाई। आप वाकई में हफीज और वो इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, वरना इनको जैसे आपने बात कही कि भाई आपने कुछ चेंजेस अपनी स्ट्रैटेजी में क्यों नहीं की जो आपको करनी चाहिए थी। देखे ना, एक मैच आपको राशिद खान बैटिंग से जिता के जा रहा है, नीचे से वो आके 16 रन आखिरी ओवर के अंदर बना के चला जाता है, तो आप जीत गए। एक मैच जेम्स फॉकनर आपको जिता रहा है, उस वक्त भी आपको समझ में नहीं आ रही, आप उस वक्त भी फैसले करने को तैयार नहीं हो रहे। और भाई आकिब जावेद के साथ मेरा भी बड़ा टाइम गुजरा, अभी पहले 3 साल तो मैं था ही कलंदर्स के साथ, लिया से लेके कश्मीर और सिडनी सब जगह पे हम गए। मैंने आकिब को बहुत मेहनती आदमी है, ये जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम उस गर्मी के अंदर किया था, वो आतिफ राना भी मौजूद होते थे, समीन राना ज्यादातर दुबई में थे, लेकिन जब उनको मौका मिलता था फवाद राना साहब भी आते थे। इन राना ब्रदर्स ने अपनी टीम के साथ बहुत मेहनत की है।
आकिब जावेद को एक चीज कोच में बड़ी मेहनत करते थे, लेकिन जो मैंने एक चीज महसूस की, वो कोच बहुत अच्छे बता देते हैं, लेकिन शायद वो जो एक मेंटली उठाना होता है टीम को जिस वक्त वो गिर जाती है, वहां पे असल कोच का काम होता है कि ये टीम अब गिर गई है, इसको मैंने उठाना कैसे। अब मैंने वहां पे उनको इस पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर, मुझे नहीं पता पाकिस्तान ए के रिजल्ट शायद मेरे जहन में अब इतने सारे नहीं आ रहे होंगे, एज ए बॉलिंग कोच उन्होंने काम किया पाकिस्तान टीम के साथ, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन ये मैंने आंखों से देखा, जहां टीम गिर गई वहां नहीं उठा पाते हो। इसमें नसीम ऐसा देखें, इसमें एक दो चीजें मैं आपको बताऊं कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि वो ये बात नहीं करता होगा या उनसे इससे गुफ्तगू ना करता होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि वो किन को उठाएगा? क्या ये टॉप प्लेयर्स हफीज, क्या ये टॉप प्लेयर फखर जमान, जो कि ये लोग टॉप क्लास इस वक्त T20 के फॉर्मेट में और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए चले आ रहे थे पीछे, अगर हफीज की आप परफॉर्मेंस देखें तो डू यू थिंक कि इनके लिए आकिब जावेद जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि मैं इनको, मतलब वो उनसे जब बात करता होगा तो यही फील करता होगा कि ये टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, मैं इनके साथ जो भी बात कर रहा हूँ, मैं इनको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए, तो वो कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि ये हफीज जो है वो अपने ओन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी टीम को ना जिताए। या आप देखें ना कि आप हफीज किसी भी टीम में मौजूद होगा, आपने प्रोफेसर उसको हम सब कहते हैं उसको कि ये क्रिकेट को बहुत समझता है, सारे कुछ करता है, और इसी तरह फखर जमान जिस तरह का आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, वो ओपन जाके 5 से 6 ओवरों में पूरी टीम को आप तहस नहस कर देगा। लेकिन इन दोनों की कंट्रीब्यूशन नहीं हुई। आकिब टू सम एक्सटेंट, तो क्या मुझे ये बताइए कि मैं एज कोच क्या कर सकता हूँ? ज्यादा ज्यादा मैं तो ज्यादा पेप टॉक ही दूंगा ना कि यार ये आपने गलत किया, ये ऐसे नहीं करो, जान डालो, उठो, और ये गलतियां हो रही। हारून भाई, आकिब जावेद नॉर्मल कोच नहीं है। आकिब जावेद डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस है। आकिब जावेद को जितने कलंदर्स ने इख्तियारात दिए हुए, ही इज नॉट अ नॉर्मल कोच कि वो हफीज से बात करना चाहेंगे या वो फखर से बात करना चाहेंगे, जितनी अथॉरिटी उनके पास है। हफीज होंगे बड़े प्लेयर, शहनशाह अफरीदी होंगे बड़े प्लेयर, लेकिन जितनी अथॉरिटी कलंदर्स ने आकिब जावेद को दी हुई है, देखिए स्ट्रैटेजी बनाना तो आप ही का काम था। जैसे अभी आपने बात की कि भाई अगर आप कैसे कर सकते हैं कि वो सुहेल बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बैन डंग ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं ओपन करना चाहता हूं, तो आपने ओपन करा दी। ये डिसीजन अगर कप्तान जाके मीडिया में कह रहा होगा तो वेयर इज कोच? भाई कोच ने क्या फैसला किया था वहां पे कि जी मैंने डंग ने खुद ही पैट कर लिए थे कि यार चलो आज तो मैं जाऊंगा? ऐसा तो नहीं होता ना इस क्रिकेट के अंदर, जो अपनी क्लब क्रिकेट के अंदर, वो भी इनिशियल क्लब क्रिकेट में, क्यों नहीं भाई मैंने पैट कर लिया अब तो मैं जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता अरुण भाई। और भी जहां पे डिसीजन लेने चाहिए थे, देखिए मेरा मैं जो बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, हारिस रऊफ मुसलसल नाकाम चले आ रहे हैं, मार पड़े जा रही है, पड़े जा रही है। उनको यूटिलाइज कहां पे करना है, आकिब जावेद से बेहतर तो कोई नहीं बता सकता था। आपने उनको वही मिड में लाना था और मिड में लाके गेंद करा दी और करा देते नया बॉल उनको आप शहनशाह अफरीदी के साथ। आप बजाय इसके कि आप एक दूसरे बॉलर के साथ फॉकनर के कुछ तो तब्दीली लेकर आते ना। जो मैं उन जिस तब्दीली की हम बात कर रहे हैं कि जैसे सुहेल नीचे आ जाते, आपने जो अपने बैट्समैन खिलाए जो वन डाउन पोजीशन के ऊपर हफीज से पहले बैटिंग करने के लिए आता था, कोई एक भी कैपेबल अगर आपको लगाओ तो मुझे बता दें कि यार ये कैपेबल बैट्समैन था, इसको उन्होंने शामिल किया। 3 नंबर इतना इंपॉर्टेंट स्लॉट होता है, आपके पास और भी ऑप्शन मौजूद थे जो आपके डगआउट के अंदर बैठे हुए थे, आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे हुए थे, जिनको आप ट्राई कर सकते थे। ये तो कोच नहीं करता ना। और मैं टीम उठाने के लिए, मेरा कहने का मकसद ये थोड़ी है कि आप कोई वो लेकर आ जाओगे मशीन और लेके उठा दोगे, ऐसे तो नहीं उठाना है। आपने अपने फैसलों से उठाना है, आपने अपने अंदाज से उठाना है। उसमें की नाकामी की बात कर रहा हूं मैं। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू नसीम में हम वही तो बात कर रहे हैं ना कि सही वक्त के ऊपर वो सही फैसले नहीं हो सके जो कि होने चाहिए थे। जैसे हमने ऑलरेडी जिक्र किया कि बैटिंग ऑर्डर आप मुसलसल एक नाकाम बैटिंग ऑर्डर लेके चले जा रहे हैं, उसमें कोई किस्म की चेंजेस नहीं आए। अब मुसलसल नाकामी देख रहे हैं कि जी जो बॉलिंग का भी तो एक ऑर्डर होता है, बॉलिंग का ऑर्डर भी वही चले जा रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने उसमें बैठ के बात करते हैं एज कोच कि यार अब आप, हमने देख लिया एक मैच, अगर आपका खराब हुआ है तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि यार ये अगले मैच में आपको देखना चाहिए कि क्या और मुश्किल आ सकती है। फिर आपका सेकंड मैच भी खराब हो गया, जब आपके 2 मैच मुसलसल खराब हो गए, फिर तो बनता है कि आपने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है। आपने बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस लानी है, आपने बॉलिंग के ऑर्डर में चेंजेस लानी है। क्या बेंच पे ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो आगे किसी की जगह ले सकता है?
तो मेरे अपने नजदीक ये तो डेफिनेटली था। और दूसरा, इतनी स्वीपिंग पावर, जैसे कि आपने बताया कि वो डायरेक्टर क्रिकेट है अगर, तो उनके पास तो कोई इशू है ही नहीं, ये तमाम प्लेयर्स। और देखिए, जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान ए के लेवल के ऊपर, बहुत ज्यादा फतुहात और बहुत ज्यादा कामयाबियां हैं आकिब जावेद की, ऐसा नहीं है। और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स उन्होंने अपने अंडर में कोच करके, और वो आगे जाके पाकिस्तान वो खेल गए हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सम और दी अदर मुझे, क्योंकि जब भी मैं आकिब को बैठा हुआ देखा मैंने ड्रेसिंग रूम में, या वो पीछे वो ड्रेसिंग रूम के ऊपर बैठे हुए नजर आए, मुझे उनकी अप्रोच या उनके चेहरे से बहुत ही कैजुअलनेस का वो मिला। तो जैसे बैठे हुए हैं कि हाँ ये सब ठीक कर देंगे, ये सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। उनके साथ उनके वो समीर राणा बैठे हुए होते थे, जो कि शायद मैनेजर है टीम के। सो मुझे कहीं भी वरी नजर ही नहीं आई आकिब के उसमें बॉडी लैंग्वेज में। वो तो यही समझते हैं कोई बात नहीं यार, आज एक मैच बुरा, क्योंकि आकिब का थोड़ा सा ये वाला भी वो एटीट्यूड है कि वो चीजों को बहुत ज्यादा वो कहते नहीं ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक होने के लिए आपको वो ठीक करवाना पड़ता है, जो कि हमने देखा कि वो बैटिंग ऑर्डर की सूरत में था, वो बॉलिंग ऑर्डर की सूरत में था, वो टीम कॉम्बिनेशन की सूरत में था कि कौन सा टीम, किसको हमने भी फौरन ड्रॉप करना है, किसको हमने नीचे से लेके आना है। सो ये वो डिसीजन है जो लाहौर कलंदर के जो मैनेजमेंट ने नहीं लिए वक्त के ऊपर, और उसमें आकिब मेन कैरेक्टर थे। तो मेरे अपने नजदीक तो नाकामी में उनका बहुत बड़ा हाथ है, यानी उनको कसूरवार ठहराया जा सकता है। हम भी देखे ना, आप 6 सीजन हो गए, आपने एक फाइनल खेला है सिर्फ, जो लास्ट सीजन में आप खेले थे कराची से, उसमें भी टॉस के हवाले से जो फैसला आप कर गए थे कि आप टॉस जीतने के बाद जो है वो बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि भाई आपको अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दे दी थी, आपने वो भी मिस कर दी। वहां पे भी शायद कुछ तो ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं दुनिया से हटके करूंगा। देन आप अगर बाकी सीजन उठा के देखें तो यार आप क्वालिफाई नहीं कर रहे। मकसद है कि अगर एक फ्रेंचाइज सारा साल काम करती है, उसका अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी स्टेट ऑफ द आर्ट दिखाई देता है, वो फ्रेंचाइज मालकान तो सारी रिसोर्सेज दे रहे हैं, क्या आकिब जावेद उतना डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं आतिफ राना के। जी। ये देखो, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, देखें, मसला दोस्तियां जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, उसमें तो कोई शक नहीं, आप दोस्त भी होंगे। लेकिन जब आपका मसला आता है डिलीवर करने का, तो उसमें फिर दोस्ती नहीं चलती, क्योंकि आकिब खुद भी जिस किस्म के है, मैं इनको देखता हूँ बहुत फेयर माइंडेड हैं, कोई ऐसा इशू मुझे नजर नहीं आता उनमें कि वो किसी को फेवर करने की बात करते हो, वो कहते हैं कि जो मेरिट पे है उसको करें। लेकिन ये बात आपकी सही है कि देखें, मैं जब कभी कभी आतिफ राना से बात होती थी, तो वो जब मुसलसल हार रहे होते तो कह रहे यार हारून भाई, हमारा तो मेन काम जो है ना वो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ठीक है टीम जीतती है या हारती है। तो वो इस किस्म की जब वो बात करते थे, फिर बाद में वो एक आध टूर्नामेंट जीत भी गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप, ये तो कॉज ऑफ कंसर्न ना हो इनके लिए, आतिफ के लिए, समीन के लिए, कि अगर ये टीम इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे रही है, जबकि उनमें कैपेबिलिटी है कि वो अच्छा कर सकें, तो जिम्मेदारी तो उनको डालनी पड़ेगी ना किसी पे। आप यहाँ तो आप क्या करेंगे, आकिब जावेद से पूछेंगे कि भी वो ये क्यों ऐसे हुआ और इसके पीछे क्या रीजंस है। फिर आकिब अगर उसके ऊपर जो भी आपको जवाब देता है, आपको उसके ऊपर कन्विंस होना पड़ेगा कि हाँ यार आकिब ठीक कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे शुरू के दिनों में तो आकिब मेरा ख्याल है एज ए फुल कोच भी नहीं थे, उन्होंने बाहर से कोच भी हायर किए थे। और उसके बाद फिर ये मेरा ख्याल एक या दो सीजन के बाद आकिब ने कोचिंग का पूरा चार्ज संभाला, और उसके बाद वो पहले सीजन के बाद। डायरेक्टर। हाँ, तो मेरे जी। मेरे अपने नजदीक ये तो उनको बैठना पड़ेगा, जो भी फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, और इसकी मेरे अपने नजदीक तो थॉरो इसके ऊपर डिस्कशन और पूरी अच्छे तरीके से असेसमेंट होनी चाहिए, एनालाइज किया जाए कि क्या क्या अवामिल थे जिसकी वजह से लाहौर कलंदर की एक अच्छी टीम, जिसकी जब वेरी मैंने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन। अरुण भाई, मैंने लाहौर के लोगों का इस टीम के साथ जो लगाव देखा है ना, क्योंकि उन्होंने काम भी बहुत किया लाहौर में, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मर्चेंडाइज कर रहे हैं अपनी चीजों को, बहुत उन्होंने राणा फैमिली ने एफर्ट किए। रिजल्ट उस तरीके के वो पीएसएल में हासिल नहीं कर सके। अरुण भाई, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, जरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तो बात हुई नहीं। अरुण भाई, 182 फॉर 6 जो लास्ट स्कोर मैंने देखा था, 6 आउट हो गए, विराट कोहली भी आउट हो गए, जडेजा अश्विन बैटिंग के लिए आए थे। आप अगर 6 आउट किए तो फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, 3 जेमिसन ने कर दिए, 2 वैगनर ने कर दिए, 1 बोल्ट ने कर दिया। हम इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरा हुआ है जो इस वक्त विकेट पे मौजूद थे। तो क्या कहेंगे आप?
देखिए, इसमें तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा वरीसम था जब इंडिया की टीम को अच्छा स्टार्ट मिल गया केन विलियमसन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने टॉस जीत के इनको बैटिंग करवाई थी इंडिया को। और अमूमन जब आप टॉस जीत के बैटिंग करवाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पिच हेल्प करेगी बॉलर्स को और आप इनकी जल्दी आउट कर देंगे प्लेयर्स। लेकिन जब अच्छी पार्टनरशिप हो गई तो उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया की टीम जो है ना वो बड़ा लंबा स्कोर करेगी। लेकिन आई थिंक बहुत ही अच्छा कमबैक किया और आई थिंक इसमें केन विलियमसन जो है वो बड़ा इस वक्त थोड़ा मुतमईन होंगे कि 6 खिलाड़ी वो आउट कर चुके हैं, जो कि टॉप उनकी बैटिंग जो है वो आउट हो चुकी है। अब नीचे जडेजा और उसके बाद तीनों फास्ट बॉलर्स हैं जो नीचे आएंगे बैटिंग करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा है कि वो 200 के अंदर अंदर 6 आउट हो गए हैं। बाय द टाइम अगर ये नीचे वाले प्लेयर्स 250 तक भी ले जाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन दोनों में कैपेबिलिटी है। जडेजा भी अच्छी बैटिंग करते हैं और लंबी इनिंग खेल सकते हैं, और अश्विन तो सेंचुरी भी बना चुके हैं यहाँ बैटिंग करके। तो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर वो कुछ रन ऐड कर जाते हैं और अगर ये 300 या 300 के लगभग ऊपर कर जाते हैं तो इनके जहन में, क्योंकि उन्होंने 2 स्पिनर्स खिलाए हुए हैं इंडिया ने, ये 4th इनिंग में इसका एडवांटेज अपने इनके जहन में रखा होगा कि शायद उस वक्त तक वेयर एंड टेयर हो जाए और पिच में स्पिन लेना शुरू कर दे, तो ये दोनों जो बॉलर्स हैं ये इनको वो काम देंगे। लेकिन उसके लिए पहली इनिंग में अच्छी मजबूत टारगेट चाहिए, यानी 300 प्लस का। लेकिन अगर न्यूजीलैंड 250 से पहले पहले इनको आउट कर लेती है तो न्यूजीलैंड के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएंगे कि अगर वो अच्छी बैटिंग करते हुए एक अच्छी मुनासिब लीड लेके और दोबारा इंडिया को जब वो बैटिंग करना पड़े, पता लगा कि 100-120 रन की लीड है न्यूजीलैंड के पास, तो फिर तो इंडिया ऑन द बैकफुट होगी और बहुत ज्यादा चांसेस होंगे न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाए। हाँ, अगर ये इंडिया के बाकी मानदार बैट्समैन इतना स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं कि इनके बॉलर्स आके न्यूजीलैंड की बैटिंग के ऊपर हावी हो जाएं और उनको जल्दी आउट कर दें, तो ऑब्वियसली इंडिया अपने आप को एलिवेट फील करेगी और समझेगी कि वो इस मैच को जीत सकती है। बिल्कुल ठीक है अरुण भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई। आपने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पे भी अरुण भाई का तबसरा सुन लिया होगा कि फर्स्ट इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया कितने रन स्कोर करता है या न्यूजीलैंड कहां तक रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि चौथी इनिंग में 2 स्पिनर्स के साथ ऑप्शन मौजूद होगा इंडिया के पास। अगर विकेट में कुछ टर्न हुआ तो फायदा उठा सकते हैं। आज हमने अपने शो में कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स की बात की जो इवेंट से बाहर हो गए। कल शाम को 4 बजे जब मिलेंगे तो प्ले ऑफ मैचेस में उन 4 टीमों पर गुफ्तगू करेंगे कि जिनके मैचेस कल खेले जाएंगे। नसीम राजपूत या अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल शाम को 4 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।